मिशन ज्ञान और शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं संदीप शर्मा व्याख्याता वाणिज्य सभी विद्यार्थियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं हम चर्चा कर रहे हैं 12वीं अकाउंटेंसी और उसमें भी आपकी पार्टनरशिप बुक्स का जो तीसरा चैप्टर है उसको हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से समझ रहे हैं। निश्चित रूप से जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं उनको आप अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। देखो, आज के सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं उन सब से आग्रह रहेगा कि वो फटाफट अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। देखो, आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे पार्टनरशिप में जो आपका रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। वैसे तो देखो, मैं आपको बता दूं कि आपका जो चैप्टर नंबर 2 जिसमें नए साझेदार का प्रवेश होता है और चैप्टर नंबर 3 जिसमें साझेदार का अवकाश ग्रहण और मृत्यु पर लेखे होते हैं, लगभग सेम चैप्टर है। जो समायोजन आपको चैप्टर नंबर 2 में करने होते हैं वही समायोजन आपको चैप्टर नंबर 3 में करने होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इतना चेंज है कि चैप्टर नंबर 2 में यानी जब नया साझेदार प्रवेश कर रहा है तो उसमें साझेदार के प्रवेश से रिलेटेड आपको एंट्रियाँ करनी होती है, और जब चैप्टर नंबर 3 की बात होती है तो चैप्टर नंबर 3 में साझेदार या तो अवकाश ग्रहण करता है या साझेदार की मृत्यु होती है। तो ऐसी कंडीशन में अवकाश ग्रहण और मृत्यु से रिलेटेड जो भी आपके समायोजन करने हैं वो आपको करने पड़ते हैं। लेकिन अगर जो विद्यार्थी विद्वान विद्यार्थी है, बुद्धिमान है, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, तो उसको ये बात समझने वाली है कि दोनों चैप्टरों में बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। अगर वो सही तरीके से दोनों चैप्टर का अध्ययन कर लेता है तो निश्चित रूप से उसको बेनिफिट हो सकता है ना। तो दोनों चैप्टरों को आपको एक साथ लेके चलना है, क्योंकि दोनों चैप्टर अगर कंबाइंड रूप से हम बात करें तो लगभग 22 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपको इन दो चैप्टरों में से देखने को मिल जाएंगे। पहला चैप्टर वो मैंने बताया था 7 नंबर का है, दूसरा 11 नंबर का, तीसरा 11 नंबर का और चौथा चैप्टर है वो 6 नंबर का। इस तरीके से कुल 35 मार्क्स की ये पार्टनरशिप बुक्स है जो बोर्ड से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की बात करोगे तो वहाँ से पार्टनरशिप से रिलेटेड आपको हर बार क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखो, आज के सेशन को हम फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपका इंतज़ार भी ख़त्म हो, क्योंकि काफ़ी समय से आप इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कब अपना सेशन स्टार्ट हो और कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को। आज की सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण जो बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। बातें क्या हैं? बातें हैं ये, क्या है कि साझेदारी या साझेदारों की पूंजी का समायोजन। अपन को क्या करना है? साझेदारों की पूंजी का समायोजन करना है, यानी एडजस्टमेंट करना। अब इसमें क्योंकि आपको पता है इसमें साझेदार या तो अवकाश ग्रहण कर रहा है या साझेदार की मृत्यु हो रही है, तो ऐसी ही कंडीशन में जब शेष साझेदार, क्योंकि जब एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है या एक साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेता है तो वहाँ पर आपको साझेदारों की जो पूंजी है उससे रिलेटेड आपको समायोजन करने पड़ते हैं। तो वो किस तरीके से होंगे? वैसे तो अपन की बात है वो चैप्टर नंबर 2 में हो चुकी है, क्योंकि उसमें भी साझेदारों की पूंजी का समायोजन था। उसमें अलग अलग तरीका बता रखा था कि भाई नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पूंजी का समायोजन या पुराने साझेदारों के आधार पर पूंजी का समायोजन, या इन दोनों में से कोई अन्य तरीका आपको मिलता है तो उसके आधार पर भी हम पूंजी का समायोजन है कर सकते हैं। तो वो अपने को आधार मानना है और उसके अकॉर्डिंग अपने को काम करना है। देखो, इसमें क्या क्या चर्चा होंगी उस पर हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि साझेदार को सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय शेष साझेदार पूंजी का समायोजन अपने लाभ अनुपात में कर सकते हैं। यानी जब साझेदार की या तो रिटायरमेंट होता है या मृत्यु होती है तो जो साझेदार बच गए, जो शेष साझेदार रह जाते हैं, रिमेनिंग साझेदार रह जाते हैं,
वो पूंजी का समायोजन किस अनुपात में, लाभ अनुपात में कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार की स्थिति में यदि कुछ अन्य सूचना न हो तो शेष साझेदारों के शेषों का योग नई फर्म की कुल पूंजी के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। अगर कुछ अपने को क्लू नहीं दे रखा है, कुछ हिंट नहीं दे रखा है, कुछ सूचनाएं नहीं दे रखी हैं, तो अगर हमारे पास वो सूचनाएं नहीं है जो उससे रिलेटेड है, तो ऐसी स्थिति में जो रिमेनिंग साझेदार हो गए या जो बैलेंसिंग साझेदार हो गए या जो शेष साझेदार रह गए, वो अपने जो शेषों का योग है वो नई फर्म की कुल पूंजी में माना जाएगा, यानी उसकी जो शेष होगा उन्हीं को हम कुल पूंजी मान लेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। और क्या दे रखा है इसमें, तब शेष साझेदारों की नई पूंजी, शेष साझेदारों की नई पूंजी का निर्धारण करने के लिए फर्म की कुल पूंजी का शेष साझेदारों में नए लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार बांटा जाएगा। फर्म की कुल पूंजी का जो शेष है वो जो शेष साझेदार रह गए उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। और पूंजी से अधिक या कमी को साझेदारों के व्यक्तिगत खाते से ज्ञात किया जाएगा। पूंजी अधिक है या कम है, यानी ये दोनों पॉइंट देखने पड़ेंगे कि पूंजी या तो अधिक होगी या पूंजी कम होगी। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, तो अधिक या कम पूंजी को साझेदारों के व्यक्तिगत खाते से क्या किया जाएगा, ज्ञात किया जाएगा। और अगर किसी साझेदार की पूंजी कम होती है तो उससे और पूंजी मंगवाई जाएगी, और किसी साझेदार की पूंजी ज़्यादा होती है तो उसको पूंजी लौटाई जाएगी। ठीक है, इस प्रकार के आधिक्य या कमी साझेदार द्वारा रोकड़ निकालकर या रोकड़ लाकर जैसी भी स्थिति हो उसके द्वारा समायोजित की जाएगी, उनके द्वारा समायोजित की जाएगी। ठीक है, उनके द्वारा समायोजित की जाएगी। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अगर जब नई फर्म की पूंजी कैलकुलेट करते हैं और नई फर्म की पूंजी के आधार पर शेष साझेदारों की पूंजी की गणना हमें करेंगे, तो वहाँ पर हम दोनों की जो तुलना है वो की जाएगी। और तुलना में हम देखेंगे कि अगर किसी साझेदार की नई पूंजी कम है तो उसको क्या करना पड़ेगा, भाई कम है तो वो ला कर देगा और ज़्यादा है तो वो निकाल कर ले जाएगा। इस आधार पर आपको कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात क्लियर है या नहीं, ये आपको बताना है। तो मेरे हिसाब से जो चीज़ हमने अभी चर्चा की है वो निश्चित रूप से सारे विद्यार्थियों के अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, क्योंकि ये बात है अपन ने चैप्टर नंबर 2 जिसमें नए साझेदार के प्रवेश से रिलेटेड जो कहानी थी उसमें अपनी संपूर्ण चर्चा है वो हो चुकी है। फिर भी जिन विद्यार्थियों ने उन क्लासों को अभी तक नहीं देखा है वो उन क्लासों को देख सकते हैं, उनका लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में प्लेलिस्ट भी है, वहां से जाकर भी आप तमाम वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई होती हैं, यहाँ पर रोकड़ निकाल कर या लाकर देता है, तो देखो ये एंट्री आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी एंट्रियाँ, ये प्रविष्टि आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि आधिक्य राशि का साझेदार द्वारा आहरण करने पर या निकालने पर, अगर किसी साझेदार ने फर्म को ज़्यादा पूंजी दे रखी है तो वो क्या करेगा, उस राशि को व्यापार से निकाल लेगा। जिसने फर्म को ज़्यादा पूंजी दे रखी है वो क्या करेगा, उस राशि को व्यापार से निकाल लेगा, आहरण कर लेगा। तो आहरण करेगा तो पाने वाले को नाम करते हैं और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको जमा करते हैं। इसलिए आपकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर चेक देते हैं तो बैंक हो जाएगा और नगद भुगतान करते हैं तो कैश की यहाँ पर प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है, ठीक है मेरी बात। तो ये कौन सी प्रविष्टि होगी, जब कोई साझेदार ने पूंजी ज़्यादा दे रखी है और वो उस पूंजी को वापस व्यापार से निकालता है, तो एंट्री होगी आपकी पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू कैश या बैंक। दूसरी प्रविष्टि क्या बनती है कि साझेदार द्वारा पूंजी के लिए राशि लाने पर, अगर जिस साझेदार ने फर्म को पूंजी कम दे रखी है, यानी उसकी पूंजी कम है, तो वो क्या करेगा, पूंजी और लाकर जमा करवाएगा, पूंजी और लाकर व्यापार में देगा। तो ऐसी कंडीशन में साझेदार द्वारा पूंजी लाने के लिए क्या एंट्री होगी, व्यापार में जो पैसा आएगा
तो कैश या बैंक अकाउंट यार और देने वाले को जमा कर देंगे टू पार्टनर कैपिटल। ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैश या बैंक अकाउंट यार टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है सारी बात? क्लियर है? तो ये दो प्रविष्टियां आपको करनी है और ऐसी प्रविष्टियां हैं वो आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगी, क्योंकि ये एक अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ना। यहाँ से छोटा क्वेश्चन है वो बनने की पूरी संभावना रहती है। इसके अलावा कोई कंपटीशन एग्जाम है वहाँ के लिए भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो इनको आप एकदम अच्छे तरीके से समझते हुए अपने आप को तैयार करना है, ताकि दोनों प्रविष्टियाँ आपके समझ में भी आए। और कहीं अगर ऐसा सवाल, क्योंकि जो परीक्षा का पैटर्न इस प्रकार का तैयार किया गया है कि जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे, रिक्त स्थान क्वेश्चन भी मिलेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, टू लाइनर मिलेंगे और मल्टीपल जो है ना बड़े क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगे। तो इसलिए इन प्रविष्टियों को आपको ध्यान से समझना आवश्यक है। ठीक है? क्लियर? ठीक है, बढ़े आगे देखते हैं। आगे देखो एक उदाहरण दे रखा है ना। इस उदाहरण को अपन समझेंगे और समझते ही सारी स्टोरी आपके समझ में आ जाएगी। क्या है कि मोहित, नीरज और सोहन फर्म में साझेदार है। अपने लाभ का विभाजन 2:1:1 अनुपात में करते हैं। किसमें? 2:1:1 अनुपात में करते हैं। नीरज जब वो सेवानिवृत्त होता है, रिटायर होता है, मोहित और सोहन ने निर्णय लिया है कि नई फर्म की पूंजी 1,20,000 रुपये है। नई फर्म की पूंजी कितनी है? 1,20,000 रुपये होगी। सभी समायोजन करने के पश्चात मोहित और सोहन पूंजी खाते का जमा शेष 82,000 और 41,000 रुपये है। शेष साझेदारों द्वारा लाई गई पूंजी और उनको भुगतान की गई राशि की आपको गणना करनी है, उनकी प्रविष्टि देनी है। तो देखो इसमें जा कौन रहा है? इसमें जा रहा है नीरज, यानी सेवानिवृत्त कौन सा हो रहा है? नीरज हो रहा है। तो अपन देखो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो इसमें आपके पास है ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो अपने पास क्या है? 2:1:1 2:1:1 है ना। अब इसमें पार्टनर कौन कौन है? मोहित, नीरज और सोहन। मोहित, नीरज और सोहन है ना। अब ये नीरज जा रहा है ना। नीरज जा रहा है तो अवकाश ग्रहण कर रहा है नीरज। तो यहाँ पर अपने पास नया अनुपात क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो हो जाएगा अपने पास 2:1 है ना। 2:1। अब देखो जो मोहित और सोहन ने निर्णय लिया कि फर्म की नई पूंजी कितनी होगी? 1,20,000 ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और उसका पूंजी खाते का शेष है, मोहित का तो बता रहा है 82,000 रुपये और जो आपका सोहन है उसका बता रहा है 41,000 रुपये है ना। तो ये तो उनकी पूंजी का अभी बैलेंस बता रहा है और नई शर्त के अनुसार ये कुल राशि इतनी होगी है ना। तो अपन को कैसे इसका कैलकुलेट करना है? यह आपका आ जाएगा, पहला पार्टनर कौन है? मोहित और सोहन। मोहित और सोहन है ना। तो यह आ जाएगी न्यू फर्म कैपिटल 2:1 है ना। तो 1,20,000 को बांटेंगे, 1,20,000 को बांटेंगे अपन 2:1 में। पहले आपका हो जाएगा मोहित, 1,20,000 को बांटेंगे 2:1 यानी 2/3। ये कितने आ गए? 40,000 और ये 80,000। उसी प्रकार सोहन 1,20,000 मल्टीप्लाई 1/3
तो ये हो गया आपके 40,000। तो इसके आगे 80,000 और इसके 40,000, है ना। ये तो हो गई नई की। और अभी इनका क्रेडिट बैलेंस बता रखा है ना। ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड कितना है इसका है 82,000 रुपये और इनके 41,000 रुपये। ये अपन को सूचनाओं में दे रखे हैं। इसका 82,000 और इसका 41,000 है। इसका मतलब इसका हिस्सा आ रहा है कितना 80 और ये इसकी जमा कितनी है 82। तो क्या करेगा 2,000 रुपये का क्या करना पड़ेगा भुगतान। इसके हिस्से में कितने आ रहे हैं 40 और इसके ऑलरेडी है कितने 41। तो इसको 1,000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा पार्टनर पेमेंट, इन दोनों को पेमेंट करना पड़ेगा। और पेमेंट करेंगे तो अपन क्या एंट्री करेंगे, दो पार्टनर कौन कौन से, एक तो मोहित और एक सोहन। तो क्या एंट्री होगी आपकी मोहित अकाउंट DR 2,000, सोवंस अकाउंट DR 1,000 टू कैश या बैंक अकाउंट 3,000। यह प्रविष्टि होगी। इस सवाल की ये प्रविष्टि आपको करनी है। इसमें देखो नया अनुपात भी नहीं दे रखा है, लेकिन नया अनुपात भी अपन को कैलकुलेट किया कि नीरज चला गया तो पुराने साझेदारों का जो अनुपात है इसमें एक पार्टनर चला जाता है तो ऑटोमेटिक ही उसमें दूसरे पार्टनर को हिस्सा दे दिया जाता है ना। तो इसमें 2-1-1 था, नीरज चला गया तो 2:1 है, वो नया हो गया। फर्म की पूंजी इतनी रखनी है, ऑलरेडी इतनी है तो है को घटा देंगे। तो 80 और 40 रखनी थी, 82 और 41 है। इसका मतलब 2,000 मोहित को पेमेंट किया जाएगा और 1,000 रुपये सोहन को पेमेंट किया जाएगा। और पेमेंट करेंगे तो अपन ये इसकी प्रविष्टि कर देंगे मोहित अकाउंट DR 2,000, सोहन अकाउंट DR 1,000, टू कैश या बैंक 3,000। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऐसा अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो आपको प्रविष्टि करनी है। अगर आप इन प्रविष्टियों को सही तरीके से समझ लेते हो तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। ठीक है, ठीक है, सारी बात क्लियर है। तो देखो आज के इस सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण टिप्स है जिस पे हमने चर्चा की है और ये टिप्स है ना वो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित होंगे, है ना। क्योंकि आप सोचोगे कि अभी बहुत समय, लेकिन समय बहुत ही कम बचा और ये कम समय में अगर आप इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को हल कर लेते हो तो उसका बेनिफिट है वो आपको निश्चित रूप से मिल सकता है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।